तो जैसा कि आप अभी पिछली क्लास में पढ़े थे 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद के क्रम में हम पढ़ते हैं कि 1813 में चार्टर एक्ट आए थे। इसके लाए जाने के पीछे क्या रीज़न था और इसमें जो प्रावधान किए गए थे उसका रीज़न क्या रहा और उसमें प्रावधान क्या किए गए, तो इसके बारे में देखेंगे कि जो यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट आया, तो इस समय देखिए ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। चूँकि वो आइलैंड कंट्री है, यानी पूरी तरीके से घिरा हुआ है पानी से, और उस समय फ्रांस में नेपोलियन बहुत उभर रहा था और इसका बहुत प्रभुत्व था पूरे उस महाद्वीप पे, यूरोप महाद्वीप पे। रसिया तक भी इसके इन्फ्लुएंस में था। और ऐसे में होता ये था कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय ब्लॉकेड लगा रखा था कि कोई भी देश ब्रिटेन से व्यापार ना करे और ना ही ब्रिटेन का माल आयात करे और नहीं आयात जाने दे। ऐसे में ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनके पास एक समस्या आ पड़ी कि अपना वो व्यापार किसके साथ करे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने एकाधिकार दे के भारत भेज रखा था। ऐसे में अन्य कंपनियां भारत आ नहीं रही थी, तो इस वजह से वहाँ के और भी जो व्यापारी लोग थे ब्रिटेन के संसद पे लगे दबाव बनाने। ऐसे में जो चाय और चीन जो देश है उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार तो दिया गया कि आप चाय पे एकाधिकार रहेगा और चीन के साथ व्यापार करने का आपका एकाधिकार रहेगा। बाकी चीज़ों के लिए अन्य जो ब्रिटिश कंपनियां थीं उनको भी मुक्त कर दिया गया। और मुक्त करने का एक परिणाम था कि उनको लाइसेंस के लिए पैसा देना होता था। जो भी कंपनियां भारत में व्यापार करना चाहती थीं ब्रिटेन की, तो उनको इसके लिए लाइसेंस होना होता था और ब्रिटेन के जो क्राउन थे उनको पैसा देना होता था। इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्रिटिश नागरिक जो पहले की यहाँ का जो अदालतें थी, भारतीय अदालतें, उसके अधीन नहीं आते थे। अब भारतीय अदालतों के अधीन अधिकार क्षेत्र में ब्रिटिश नागरिक भी आने लगे। जैसे कि आप पिछले वाले प्रावधान में देखेंगे कि जो क्षेत्र होता था जिसमें गवर्नर जनरल, स्टाफ उसके और जो उस एरिया के लोग होते थे सब इसके अधीन आते थे, लेकिन जो ब्रिटिश नागरिक थे वो नहीं आ रहे थे। हालांकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में स्टाफ और गवर्नर जनरल को अलग कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश नागरिक कभी नहीं आ रहे थे भारतीय अदालतों के अधीन। 1813 ही वो दौर था जब ब्रिटिश नागरिक भी इसके अधीन आने लगे। और इससे पहले आप देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना फुली फोकस करती थी व्यापार के लिए, जबकि पुर्तगाली जब आए थे तो उन्होंने व्यापार तो किया लेकिन धर्म को कठोरता से उन्होंने प्रचार प्रसार करना स्टार्ट करा। ईसाई जो मिशनरी थे उनको वो प्रोत्साहित करते थे और ज़बरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराते थे। लेकिन ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने व्यापार पे ज़्यादा फोकस किया और धर्म पे इसने फोकस नहीं किया। लेकिन ये जो दौर था ईसाई मिशनरी को भी इन्होंने अनुमति दे दी व्यापार अपना धर्म प्रचार के लिए। इसके बाद यही दौर था जब 1 लाख रुपया शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी यहाँ ग्रांट यानी अनुदान के रूप में देने लगी। तो ये रहा 1813 का प्रावधान। अब इसके बाद हम 1833 के प्रावधान पे देखेंगे कि 1833 का चार्टर एक्ट कब आया था। इसमें भी है कि 20 साल के लिए 1813 के चार्टर एक्ट को और एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया गया था। तो 1833 के बारे में आप देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें जो गवर्नर जनरल का और ये जो प्रणाली थी इसको और भी एकीकृत करने का रूप दिया गया और भी एकीकृत करने का प्रावधान किया गया। इसमें अब क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए एक गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल हो गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया,
फिर वायसराय। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्थापित हो रही थी और अपने क्षेत्र में उसका एक अधिकार बढ़ रहा था, सॉरी, क्षेत्र को एक्वायर कर रही थी, उस समय गवर्नर बनाए गए थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल बनाया जाता है 1773 में। फिर भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि इसके अधीन हो जाएगा कि जो मद्रास और बम्बे के जो गवर्नर हैं उनकी विधायिका जो शक्ति थी उसको छीन के टोटल विधायिका शक्ति दे जाती है भारत के गवर्नर जनरल को। और वायसराय होता था, यानी कि जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद जब सीधे ये जो प्रशासनिक और राजनीतिक जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में शक्तियाँ थीं, ये जब सौंप दी जाती हैं ब्रिटेन के, सीधे उसके क्राउन के हाथों में चली जाती हैं और उसके अधीन जो यहाँ पे शासन करने के लिए भेजा जाता है सचिव के माध्यम से, तो ये हो गए वायसराय। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको और भी केंद्रीकृत रूप दिया गया था और इसमें जो अन्य गवर्नर की विधायिका शक्ति थी इसको ख़त्म कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल ही जो विधायिक शक्ति प्रस्तुत करते थे, बनाते थे, उसी को इनको मानना हो जाता था। और इस समय क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को सलाह के लिए एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। जो पहले विधि सदस्य हुए मैकाले, इनको अपने आप पे बहुत घमंड था। इनका कहना था कि पूरे भारत और अरब का जितनी किताबें हैं उतनी बस हमारे यहाँ की एक लाइब्रेरी में ही पर्याप्त हो जाएगा। उसकी जितनी यहाँ पे पूरे जो आपका कह सकते हैं कि जो दक्षिण एशिया और अरब क्षेत्र का जितना भी किताब का ज्ञान है उस वहाँ पे एक लाइब्रेरी में ही सीमित हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। गवर्नर जनरल को भारतीय विधि आयोग स्थापित करने की शक्ति दे दी गई। फिर इसी में आगे देखेंगे कि गवर्नर जनरल कार्यपालिका का अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी, विधान परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अभी तो विधि सदस्य यहाँ पे आए थे। तो हम अगला देख रहे हैं, इसको भी 20 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 20 साल की जो एकाधिकार की शक्ति है कंपनी को और आगे बढ़ा दिया गया था इस एक्ट में। और आगे हम देखते हैं इस तरह से 1800 अब तक जो लाइसेंस के लिए पैसा देते थे 1813 वाले में, अब क्या करेंगे कि इनको फ्री एंट्री दी जाने लगी। लाइसेंस के लिए अब पैसा नहीं लग रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखिए इस एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि दासता का जो स्वरूप होगा उसको ख़त्म किया जाएगा। यानी दास व्यवस्था जो थी, हम जैसे भारतीय या बहुत सारे देशों के लोगों को वहाँ से उठा के लेके जाया जाता था और कहीं अन्य जगह उनको बेच के, जैसे पशु की बिक्री होती है वैसे लोगों की बिक्री होती थी और उनको बेच के दास्ता कराया जाता था। तो इसको इसमें प्रावधान किया गया था, हालांकि ख़त्म नहीं हुआ था। ख़त्म हुआ था 1843 ईस्वी में, जब लॉर्ड एलिंगटन थे उनके समय में इसको ख़त्म करा गया। फिर आप देखेंगे कि भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर प्रवेश का मौका दिया गया था। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि प्रशासनिक पदों पे यानी कि सिविल सर्विस का यहाँ पे प्रावधान तो ज़रूर किया गया, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्हीं के, ब्रिटिश नागरिक जो थे उन्हीं के विरोध करने के बाद इसको लागू नहीं करा गया। लागू करा जाता है 1853 के चार्टर एक्ट में। तो अब हम देख रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट में ये हुआ कि अब तक तो 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाती थी जो एकाधिकार की शक्ति है, लेकिन अब क्या किया गया कि कोई समय निश्चित नहीं बताया गया और कंपनी के शासन को आगे बस बढ़ा दिया गया। पहले था कि 20 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता था, अभी है कि 20 साल या कुछ भी, कोई भी टाइम लिमिट कुछ नहीं बताया जाता है। अब 1853 का ही जो अधिनियम है इसी में ये पहली बार प्रावधान किया गया कि कार्यपालिका और विधायिका परिषद को, इसके कार्य को अलग किया गया। और इसमें जो कार्यपालिका परिषद थी तो गवर्नर के अंडर में होती थी। अब इसी को जब 6 सदस्य और बढ़ा दिए जाते थे तो इसी को कार्यपालिका परिषद को विधायिका परिषद में परिवर्तित हो जाता था, यही। ठीक, और इसके अलावा विधि जो सदस्य थे उनको गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। जैसे कि 1833 का यहाँ पे था तो इसको सलाह देने के लिए विधि सदस्य आए थे, अब इनको कार्यपालिका परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो
कंपनी का सिविल सेवा में अब खुली प्रतियोगिता होने लगी, जो कि पहले विरोध करने के बाद नहीं इसको लागू कराया गया था, अब इसको लागू कर दिया जाता है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इनकी संख्या जो 24 होती थी पहले, अब इसको 18 कर दिया गया। और इसके अलावा 18 में ही 6 अब क्राउन द्वारा नॉमिनेटेड यानी नामांकित होंगे, उनके द्वारा ये चुन के नहीं भेजे जाएंगे, इनके द्वारा नामांकित यानी इन्हीं के लोग होंगे। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इनकी शक्तियों को और कम करा जा रहा है और एक यूँ कहें कि एक मौका ढूंढा जा रहा है कि कोई गलतियां करे कंपनी और इसको पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया जाए। तो हम देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति है, उसके बाद जब प्रावधान 1858 में होता है, तो ये सब सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती है और इसका जो सत्ता, इसकी जो शासन व्यवस्था है, सीधे ब्रिटिश जो वहाँ का पार्लियामेंट है उसके अधीन आ जाता है। तो हम आगे देखते हैं, आपको 1858 का चार्टर है। तो आगे देख सकते हैं कि 1858 का भारत शासन जो अधिनियम आया, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था कि अब टोटल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्ति था, टोटल क्राउन के हाथों में चला गया है। 1857 के क्रांति के बाद जो मतलब कि अफरा तफरी मची थी, उसके बाद अब कोई भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं बचा, ना प्रशासनिक ना राजनीतिक, हर एक अधिकार को छीन के दे दिया गया क्राउन के हाथों में। और ऐसा हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार ढंग से ही करा गया। जैसे कि हम देखेंगे कि 1813 के एक्ट से ही इंटरेस्ट ऑफ क्राउन लिखा जाने लगा था। ऐसे में हम देखेंगे कि अब एक बनाया जाएगा भारत राज्य सचिव, ये पद होगा ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसके जरिए ही गवर्नर जनरल अब चुन के आएगा, इसके जरिए ही नियुक्त होगा और इसकी स्वयं की एक सलाहकारी निकाय होगी। इसकी स्वयं की सलाहकारी निकाय होगी, राज्य सचिव को जो सलाह देगी, हालांकि उस पर राज्य सचिव हावी होगा और इसका ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कोई भी निर्णय करने में। आप जैसे देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मार्ले मिंटो सुधार, तो आप देखेंगे कि जो मार्ले है एक सचिव है, जो पहले लग के आ रहा है नाम के पीछे, ये सचिव का पद होता है, क्योंकि सचिव का पद वायसराय से बड़ा इस भी मायने हो जाएगा क्योंकि खुद सचिव ही वायसराय को नियुक्त कर रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि अब इसके बाद जो पहले होते थे तो गवर्नर जनरल बोला जाता था, अब उसी को वायसराय कहा जाने लगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भारतीय सिविल सेवा का यहीं पे निर्माण होता है, क्योंकि जो हम आज भी देखते हैं सिविल सेवा का जो प्रावधान, तो उन सब चीज़ों का कोर आप देखेंगे कि जैसे 1833 में सिविल सेवा का प्रावधान करा गया, लेकिन विरोध के बाद उसको लागू नहीं कराया जा सका। 1853 में स्वतंत्र रूप से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होने लगा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो भारतीय सिविल सेवा है उसका निर्माण हो रहा है। इससे पहले जो भारतीयों को सिविल सेवा में छूट दी जा रही थी, वो ब्रिटेन में सिविल सेवा होने वाला था उसमें दी जा रही थी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटेन में जो संरचनात्मक बदलाव हो रहा है, यानी कि जो अब राज्य सचिव का पद है, तो यहाँ भारत में कुछ खास नहीं बदल रहा है, नाम चेंज हो गया, बाकी गतिविधियाँ वैसे चलती रहेंगी। लेकिन ब्रिटेन में आप देखेंगे संरचना के तौर पे COD जो है उसके शक्ति को कम करा गया, अब ख़त्म ही कर दिया गया। जो BOC है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। लेकिन जो भारत में जो भी क्रमागत रूप से चीज़ें चली आ रही हैं उसको मतलब कि लागू करा गया। जैसे कि आप देखेंगे जो COD 24 होते थे पहले, 1853 में ही इनके मतलब संख्या को 18 कर दिया गया था, अब उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसके बाद अब आप आएंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम था, इसको हम आइए देखते हैं। तो 1861 का भारत शासन अधिनियम, इसकी देखिए पृष्ठभूमि क्या है। जब हम देखते हैं कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट, जैसे देखिए यहाँ पे जब 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है तो इसका पृष्ठभूमि देखिए क्या रहता है। अभी हम देखेंगे कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, तब इसमें क्या कराया गया था कि शक्ति का केंद्रीकरण करने का जो दौर था वहीं से स्टार्ट हो गई थी। हम देखेंगे कि गवर्नर जो है उसको, गवर्नर जनरल को और शक्ति दी जा रही है
और अधिकार दिए जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि 1833 में इसकी चरम अवस्था होती है, जब विधायी शक्तियाँ भी दे दी जाती है। जो मद्रास और बम्बे के गवर्नर हैं उनकी शक्तियाँ भी इसमें समाहित हो जाती हैं। उस चीज़ को अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस चीज़ का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, यानी कि किसी को वित्त विभाग दे दिया जाएगा, तो किसी को प्रशासन का विभाग दे दिया जाएगा। अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को अब देना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून थे, उसको सबमर्ज करके एक कानून में लाने की कोशिश करी जाएगी। जैसे कि हम देखेंगे कि बंगाल में अलग कानून है, मद्रास में अलग कानून है, सेम चीज़ों के लिए बम्बई में अलग कानून है। तो इसको एक कानून के तहत लाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। और आगे देखेंगे कि 1853 का जो विधायी परिषद, जो वहाँ विधायिका को कार्यपालिका से अलग करा गया था, पृथक्करण हुआ था। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहली बार कि यहाँ पे जो विधायी परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। सदस्यों की संख्या कितना कर दी जाती है, वहाँ कर दी जाती है 6 से 12। पहले थे 6, अब 6 से 12 तक कर दी जाती है। और इसमें कहा जाता है कि अनिवार्य तौर पे आधा 50% जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे। और गैर सरकारी में अंग्रेज भी आ सकते हैं और भारतीय भी आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे फिर से आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा आप देखेंगे जो कार्यपालिका परिषद है उसमें व्यापक बदलाव लाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि जो कार्यपालिका परिषद है इसमें व्यापक बदलाव लाया जाएगा। और कार्यपालिका परिषद है तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि जो पोर्टफोलियो है, या मतलब कि जो आपकी जो अंतिम मतलब कि राइट्स है, या किसी एक्ट को अधिनियम बनाना है, तो इसका जो गवर्नर जनरल होगा, वायसराय होगा, उसका वहाँ पे सहमति होना अनिवार्य हो जाएगा। और भी क्षेत्राधिकार आप यहाँ पे गवर्नर जनरल को दे दिया जाएगा। और जो विधान परिषद में बदलाव आ रहा है, जो सदस्य बढ़ाए जा रहे हैं, 6 से 12 हो जा रहे हैं, हम इसमें देखेंगे इसकी निर्भरता हो जाएगी कार्यपालिका पे। तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे। और पहली बार यही समय था जब 1862 ईस्वी में बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में इनको नियुक्त करा जाता है। और जैसे इनको कहा जाता है कि ये स्थानीय जो गतिविधियां हैं, स्थानीय कमियां हैं, उनको उजागर करेंगे और बात रखेंगे अपनी। लेकिन अगर बताइए राजा और महाराजा और ऐसे लोगों को वहाँ पे रखा जाएगा तो इनको स्थानीय कमियां और स्थानीय नेतृत्व कहाँ से इनमें आएगी, तो ऐसे भी हम देखेंगे। और इनको दिया गया था सिर्फ विचार करने की, ये ना ही तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और ना ही उसकी आलोचना कर सकते हैं। ये सिर्फ सलाहकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। और आगे देखेंगे कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश तो वही है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा अगर नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा अभी नहीं चल रही है, ऐसे समय में जो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लिया जाता है उसी को गवर्नर जनरल के अधीन यहाँ पे कर दिया जाता है। और मद्रास बम्बे को जो विधायी शक्ति थी जो ले ली गई थी पहले, आप देखेंगे कि 1833 में केंद्रीकरण के चरम स्थिति जब थी तो उनकी विधायी शक्ति सौंप दी जाती है गवर्नर जनरल को। तो इन चीज़ों को वापस से दे दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे विधायी जो यहाँ पे अध्यादेश है इसको लेने की शक्ति गवर्नर जनरल को है। और इसमें क्या है कि मद्रास और बम्बे अपना बनाएंगे नियम कानून ज़रूर, लेकिन जब तक अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय अगर इस पर सहमति नहीं देता है तब तक ये एक्ट नहीं बनेगा, तब तक ये एक्ट नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। और हम आगे देखेंगे कि जो 1892 का परिषद अधिनियम होता है तो इसकी देखिए पृष्ठभूमि ये रही थी कि अब कांग्रेस 1885 में अपना संगठन बना लेती है जो कि पूरे भारत भर में एक अच्छे खासे राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करती है। तो ऐसे में जो उस समय लॉर्ड डफरिन होते हैं उन्होंने सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पे, जैसे कि अगर लोगों के मन में गुस्सा है तो वो अपनी भड़ास निकाल सके, इसके सिद्धांत पे उनको गठन करने दिया। और ऐसे में उनको खुशी राजी करने के लिए थोड़े थोड़े चीज़ें देना वहाँ पे स्टार्ट करा जाता है, क्योंकि डफरिन को ये अंदाज़ा हो चल रहा था कि धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत बड़े लोगों को नेतृत्व कर रही है। ऐसे में अगर हम इनकी बातें कुछ नहीं मानते हैं तो कल के दिन ये विद्रोह कर सकते हैं। ऐसे में आप देखेंगे
कि पहली बार 1892 ईस्वी में बजट को भी बजट को भी केंद्रीय विधान परिषद में लाया गया और इस पे कहा गया कि आप विचार कर सकते हैं, बजट पे सिर्फ विचार कर सकते हैं, पूरक पर प्रश्न इसमें भी नहीं पूछ सकते। आप देखेंगे कि इसके अलावा मूल रूप से जो विधायी संरचना थी और उसकी शक्तियाँ थी, उसमें आप देखेंगे कि बदलाव आता है। और इसमें अब क्या करा जाएगा कि पहले जो यहाँ पे जो 6 से 12 सदस्य बढ़ाए जा सकते थे, अब इसकी संख्या बढ़ा के कर दी गई 24। अब इसकी संख्या आपको बढ़ा के 24 कर दी गई और कहा गया कि जो इसमें सदस्य गैर सरकारी चुने जाएंगे वो 2/5 इतने गैर सरकारी सदस्य चुने जाएंगे, जो कि अतिरिक्त जो भारतीयों को चुना जाएगा। जैसे पहले 3 लोगों को चुना गया था ना, सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा। अब इसमें कहा गया कि अतिरिक्त सदस्यों में अब 10 लोगों को चुना जाएगा और 10 लोग ऐसे हो सकते हैं कि अंग्रेज भी हो सकते हैं और या तो भारतीय भी हो सकते हैं। और इसमें जो चुनाव की जो प्रणाली थी उसको तो लाया गया, लेकिन चुनाव नाम का जिक्र नहीं करा गया। इस प्रणाली को लाया गया लेकिन इसका जिक्र नहीं करा गया। तो आप इस चीज़ को ऐसे देखेंगे। और इसके अलावा आप एक और चीज़ें देख सकते हैं कि जो लोकहित के मुद्दे थे उस चीज़ों पे आप 6 दिन का नोटिस दे के 6 दिन का आप पहले नोटिस दे दीजिए, उसके बाद आप केंद्रीय विधान परिषद में इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो ऐसा आपको और भी सुविधाएं मिलने लगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 1892 का परिषद अधिनियम था, इसमें चूँकि कांग्रेस जो उस समय की पार्टी थी उसका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था ओवरऑल इंडिया में, तो इस वजह से कुछ रियायतें दी गई। हालांकि ये इतनी व्यापक नहीं थी जो कि सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाए। और अंग्रेज इस चीज़ को जानते थे, जो डफरिंग था उसको अंदाज़ा इस चीज़ का हो चला था कि मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों को रियायत देनी होगी। इसलिए वो ब्रिटेन की संसद से जो भी इनकी मांगे होती थी उनमें से कुछ ही मांगे मान लेता था और वहाँ के जो ब्रिटेन की संसद थी तो उससे कुछ रियायतें दिलवा देता था। तो आइए अब हम बात करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो देखिए 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम आया उस समय आपकी पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि ये थी कि अब तक भारत में आप देखेंगे बंग भंग आंदोलन 1905 में हो जाता है। बंग भंग आंदोलन होता है और 1906 में क्या होता है कि आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और 1907 में जो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल ये 2 धड़े में बंट चुके होते हैं। और इसके अलावा 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन चला होता है 30 दिसंबर 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन हो गया होता है जिसमें सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क और आगा खां, ये 3 लोगों ने मिलके इनका स्थापना करा था। ऐसे में हम देखेंगे कि मुस्लिम अपनी डिमांड करने लगे थे कि हमारे लिए एक अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इसी समय क्या करा गया था कि सूरत अधिवेशन में जब नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, इसी समय अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको प्रतिनिधि की सरकार देंगे, यानी कि जो कार्यपालिका परिषद है। अभी तक तो विधायिका परिषद में जो चीज़ें बन रही थी, अब कार्यपालिका परिषद में कुछ सदस्य चुन के आएंगे। तो ऐसे में नरम दल के लोग थे तो उनको लगा कि अब तो लोग चुन के आएंगे कार्यपालिका परिषद में और चूँकि वही सर्वे सर्वा हो रहा है, चीज़ों को वही हैंडल कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि गरम दल का मानना ऐसा नहीं था, क्योंकि यही जब दौर था जब बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हालांकि उनके पूर्ण स्वराज का आशय ये नहीं था कि हमें स्वतंत्रता पूरी तरीके से चाहिए, उनको डोमिनियन स्टेटस के संदर्भ में ही उन्होंने कहा था। तो हम इस तरह से देखेंगे कि इतनी गतिविधियां चल रही हैं और
एक और चीज़ है कि ब्रिटेन में इस समय उदारवादी दल की सरकार आ गई है। ऐसे में वहाँ का जो सचिव है मार्ले, लॉर्ड मार्ले, और यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे मिंटो, तो हम देखेंगे कि 1909 में मार्ले मिंटो, इसको सुधार भी कहा जाता है या मार्ले मिंटो अधिनियम, तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रावधान किए जाते हैं जो कि सबको खुश करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसी खुश करने के संदर्भ में पहली बार पृथक निर्वाचन की बात की जाती है मुस्लिमों की, और इस बात को लेके मार्ले साहब ने कहा था कि मिंटो को कि आप विष का दांत बोल रहे हैं, और हम यहीं से ही देखेंगे कि जो मुस्लिमों का नेतृत्व था धीरे धीरे अलग होता गया और उनको अंततः पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा। अगर हम देखेंगे कि नींव कहाँ से रखी जा रही है, तो नींव अगर लिखित रूप से यहीं रखी गई, हालांकि इससे पहले हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन लिखित रूप से अंग्रेज़ों द्वारा यही नींव रखी गई और इसका परिणाम हुआ पाकिस्तान के रूप में। तो हम देखते हैं, और इसके अलावा हम आगे देख सकते हैं कि यही जो समय था जब पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनके कार्यपालिका परिषद में पहली बार, इससे पहले क्या होता था कि जो विधान परिषद था उसमें भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए, जैसे कि 1961 में सर दिनकर राव थे। इसके अलावा चल नहीं रहा है, बनारस के राजा, यहाँ पे चल नहीं रहा है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, ये तीनों लोग विधान परिषद में 1961 में इन लोगों की नियुक्ति हुई थी। अब गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद है, इसमें पहली बार सत्येंद्र सिन्हा इनका कार्यपालिका परिषद में ये नियुक्त होते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, कार्यपालिका परिषद, इसकी अहमियत इस मायने में ज़्यादा थी क्योंकि जो भी गतिविधियां और कार्रवाइयाँ होती थीं, टोटल पे इनका ही नियंत्रण होता था, गवर्नर जनरल के कार्यपालिका परिषद का। और इसमें पहली बार कोई भारतीय चुन के नियुक्त हो रहा है, सॉरी चुन के नहीं, नियुक्ति इसकी की जा रही है। और जो अभी आप देखेंगे कि बंगाल मद्रास जो कि प्रांत के जो गवर्नर है, उनकी कार्यपालिका परिषद में सदस्य की संख्या अब 4 बढ़ा दी गई थी। तो ऐसे हम देखेंगे कि आगे और भी इसमें क्या करा गया कि पहले जो विधान परिषद में सदस्य की संख्या थी कम होती थी, अब 1909 के भारत परिषद अधिनियम में उसको बढ़ा के 69 कर दिया गया। जो कि पहले होता था क्या कि पहले बढ़ाया गया था कार्यपालिका परिषद में 1892 में उसमें बनाया गया था कि 10 से 16 बढ़ाया गया था, और अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 69। और आगे हम देखेंगे कि जो इसके निर्वाचन जो होता था, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होके ये आते थे। और यही जो दौर है जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, और इसी पृथक निर्वाचन की वजह से जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी भारत का पाकिस्तान से विभाजन की नींव रखी जाती है, उसको भी हम यहीं पे आप देखेंगे ऐसे होता है। और इस तरह से हम देख लिए अब तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आज हम देख रहे हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम और 1935 का जो महत्वपूर्ण एक्ट है, फिर स्वतंत्रता का जो आया था अधिनियम 1947 में। तो इन सब देख लेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद हम आपको आगे पॉलिटी क्लास कराते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।